हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। आज हम BPSC 109 का यूनिट नंबर 10 का हाफ पार्ट देखने वाले हैं, जिसका सबसे पहला टॉपिक है माइनॉरिटीज एंड द नेशन स्टेट। अब जो माइनॉरिटीज होती हैं किसी भी नेशन स्टेट में, उनके कुछ अपने क्लेम्स, उनकी कुछ डिमांड्स होती हैं जिनको वो चाहते हैं कि जो ये स्टेट है हमारी वो उनको फॉलो करते हुए उनके कुछ पॉलिसीज बनाए। ठीक है। और वहीं जो ये माइनॉरिटीज होती हैं हम इन्हें दो ब्रॉड ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहली होती है नेशनल माइनॉरिटीज और दूसरी होती है इमिग्रेंट माइनॉरिटीज। तो नेशनल माइनॉरिटीज वो माइनॉरिटीज होती हैं जो किसी नेशन स्टेट में हिस्टोरिकली प्रेजेंट होती हैं, मतलब हिस्टोरिक टाइम से ही वो उस स्टेट में रह रही हैं। ये हो गई नेशनल माइनॉरिटीज, जो कि इनका अपना खुद का कोई डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, अलग कल्चर है और अपनी ऑटोनॉमी की अलग अलग एस्पिरेशंस हैं। फिर आती है इमिग्रेंट माइनॉरिटीज, जो कि किसी दूसरी स्टेट से किसी और स्टेट में आए हैं। ठीक है। जो उनके माइग्रेट करके आते हैं ताकि जो वहाँ की सोसाइटी है जिसमें वो जा रहे हैं वो उनके साथ इंटीग्रेट हो सके। ठीक है। उनकी एथनिक आइडेंटिटी को रिकॉग्निशन मिल सके, उनके कल्चरल डिफरेंसेस को अकोमोडेट किया जाए। तो ये सब मांग होती हैं इमिग्रेंट माइनॉरिटीज की। उसके बाद एक किमली का नाम के स्कॉलर आते हैं जो कि अपना एक पेपर पब्लिश करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो डिफरेंसेस होते हैं एथनिक ग्रुप्स के, उनके लिए हमें चाहिए कि ग्रुप स्पेसिफिक राइट्स हम बनाएं। ठीक है। जिसमें सेल्फ गवर्नमेंट का भी राइट दो। ठीक है। इन माइनॉरिटीज को सेल्फ गवर्नेंस में लाकर खड़ा कर दिया जाए ताकि वो खुद ही अपने आप को गवर्न कर सकें अच्छे से। स्पेशल रिप्रेजेंटेशन मिले नेशनल माइनॉरिटीज को, ये सब किमलिका कहते हैं। तो उसके बाद किमलिका ये कहते हैं कि इनके लिए सबसे बढ़िया सिस्टम कौन सा है गवर्नमेंट का। तो किमलिका के अकॉर्डिंग जो फेडरलिज्म है वो बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म है सेल्फ गवर्नेंस राइट्स के लिए, इन नेशनल माइनॉरिटीज के लिए। ठीक है। ताकि जो ये माइनॉरिटीज हैं उनको भी अच्छे से रिप्रेजेंटेशन मिल सके, सेल्फ गवर्नेंस के थ्रू वो अपने मैकेनिज्म्स को अच्छे से ऑपरेशनलाइज कर सकें। पर ये सब हम एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म में नहीं कर सकते हैं। एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म कैसे? तो एक फेडरलिज्म होता है जहां पर एक सेंटर होता है। ठीक है। एक स्टेट होती है, स्टेट में डिस्ट्रिक्ट होती है। ठीक है। तो समय यहाँ पर पावर का डिविजन्स होता है। पर एसिमेट्रिकल में क्या होगा कि सेंटर होगा, स्टेट होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा। अब डिस्ट्रिक्ट के कुछ अपने रूल्स होंगे, सेंटर के कुछ अपने रूल्स और स्टेट के कुछ अपने रूल्स। तो ये एसिमेट्रिक हो गया, कोई यूनिफॉर्मली काम नहीं करता है। ठीक है। सबको अपने अपने अलग अलग रूल्स बनाने आते हैं। तो ये सब चीज एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म में चैलेंजिंग बन सकती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये पेपर जो किमली का पब्लिश करते हैं वो बात करता है माइनॉरिटीज को ऑपरेशनलाइज करने की मेजॉरिटी में, उनके जो भी चैलेंजेस हैं जो फेस करती हैं ये माइनॉरिटीज मेजॉरिटी के सामने, वो भी ये पेपर बात करता है। और नेशन बिल्डिंग की यहाँ पर भी बात की जाती है। उसके बाद जो पेपर है वो भी ये हाईलाइट भी करता है कि जो भी स्ट्रेटजीज किमलिका ने दी हैं हम उनको इम्प्लीमेंट करके कैसे एथनिक पॉलिटिक्स और माइनॉरिटी राइट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा टॉपिक माइनॉरिटीज एंड नेशन स्टेट्स। उसके बाद मैकेनिज्म्स ऑफ ऑपरेशनलाइजिंग प्लूरलिज्म। ठीक है। Nation state must recognize group specific rights of ethno-cultural minorities, that is, respect and protect their way of life. अब जो नेशन स्टेट्स हैं उनको ग्रुप स्पेसिफिक राइट्स को रिकॉग्नाइज करना चाहिए जो कि वहाँ की एथनो माइनॉरिटीज हैं। ठीक है। एथनो कल्चरल माइनॉरिटीज हैं। क्योंकि हर माइनॉरिटी के अपने अपने अलग अलग राइट्स होते हैं, अलग अलग एस्पिरेशंस होती हैं। ऑटोनॉमी किसी को चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। तो इस तरीके की माइनॉरिटीज भी रहती हैं। तो नेशन स्टेट्स को इन सभी का रिकॉग्नाइज करना चाहिए, इनकी जो वैल्यूज हैं उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए और इनकी जो वे ऑफ लाइफ है, किस तरीके से ये रहते हैं, उसको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। पर इन सभी में बैलेंस बना के रखना इन नेशन स्टेट्स के लिए बहुत ही बड़ा डिफिकल्ट टास्क बन जाता है। क्योंकि हर माइनॉरिटी ये चाहती है कि उनके कल्चर को, उनकी आइडेंटिटी को प्रिजर्व किया जाए। ठीक है।
विद द नीड ऑफ नेशनल यूनिटी, ताकि जो नेशनल यूनिटी है वो बनी रह सके। अब इस बैलेंस को मैनेज करने के लिए हमें ये देखना चाहिए कि जो भी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं एथनिक ग्रुप्स में, उनको कैसे कम किया जाए, क्योंकि अगर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो गए तो ये यूनाइट हो जाएंगे अच्छे से। और सेल्फ गवर्नमेंट का एश्योरेंस हमें देना चाहिए फॉर द मेजॉरिटी पॉपुलेशन। डेमोग्राफिक स्टेबिलिटी बना के रखनी चाहिए। हिस्टोरिकल कॉपरेशन देना चाहिए अमंग द एलाइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। तो ये सब हमें इसको बैलेंस करने के लिए चाहिए कि सबसे पहला है एथनिक कन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करना, सेल्फ गवर्नमेंट का एश्योरेंस देना, डेमोग्राफिक स्टेबिलिटी बना के रखना और हिस्टोरिकल कॉपरेशन करना। पर जहां केसेस आते हैं सीवियर एथनो कल्चरल वायलेंस के, वहां पर सेसेशन बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन होता है। सेसेशन का मतलब उन्हें अपनी एक स्टेट ही दे दी जाए, जाओ भाई हमने तुम्हें एक स्टेट दे दी, तुम अपना काम कर लो। तो इससे क्या होगा, कल्चरल आइडेंटिटी की सेफ्टी भी हो जाएगी किसी भी माइनॉरिटी ग्रुप की, और उनका कुछ भी हैम्पर नहीं होगा। पर ये सब क्वेश्चन रेज करता है कि जो कल्चरल डाइवर्सिटी और नेशनल यूनिटी है, इससे बैलेंस बना रहेगा? क्योंकि ऐसे ही अगर सारी माइनॉरिटीज सेसेशन की मांग करने लगी तो नेशनल यूनिटी कहाँ से आएगी, नेशन तो टूट जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर रेज होता है। कुछ स्कॉलर जो होते हैं वो ये कहते हैं कि जो पावर शेयरिंग एग्रीमेंट्स हैं, भले ही वो नेशनल हों एथनिक ग्रुप्स के हों, उनको एक ऐसे इफेक्टिव वे में प्रेजेंट करें ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको मिटिगेट किया जा सके, उनको कम किया जा सके। इसमें कैसे? सबसे पहले ऑटोनॉमी दे दी जाए, जो भी माइनॉरिटी ऑटोनॉमी मांग रही है उसको ऑटोनॉमी दे दी जाए ताकि वो अपने रूल्स खुद ही बनाकर गवर्न कर सके। उसके बाद वीटो पावर दे दी जाए इंपॉर्टेंट इश्यूज पे, पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाए और सोशल गुड्स का एक्सेस दे दिया जाए। तो ये कुछ स्कॉलर्स हैं ये कहते हैं कि इन सभी को अगर माइनॉरिटीज को प्रोवाइड कर देंगे तो नेशनल यूनिटी बनी रह सकेगी एथनिक ग्रुप्स के होते हुए भी। उसके बाद a federal system can balance centripetal and centrifugal tendencies and cater the needs of various nationalist groups। अब ये स्कॉलर से कहते हैं कि इन सभी के लिए फेडरल सिस्टम बहुत ही बेस्ट रहेगा, जिससे कि जो नीड्स हैं नेशनलिस्ट ग्रुप की उनको केटर किया जा सके, क्योंकि फेडरलिज्म में डिवीजन ऑफ पावर्स होता है। इसी वजह से स्कॉलर्स का मानना है कि फेडरल सिस्टम जो है बेस्ट है नेशनलिस्ट ग्रुप्स के लिए। पर इनके कुछ क्रिटिक्स भी होते हैं। क्रिटिक्स ये कहते हैं कि इन सब की वजह से जो एथनिक आइडेंटिटीज हैं उनको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, पॉलिटिकल बनाया जा रहा है। ठीक है, इनके नाम पर वोट लिए जा रहे हैं, इनके नाम पर कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, फैक्शनलिज्म बढ़ता जा रहा है, सोसाइटी टूटती जा रही है। तो क्रिटिक्स का ये मानना है कि इन सभी अरेंजमेंट से जो एथनिक आइडेंटिटीज हैं उनको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, पॉलिटिकल मुद्दे बना बनाकर कन्फ्लिक्ट कराए जा रहे हैं। तो क्रिटिक्स ये कहते हैं। और कुछ ये कहते हैं कि जो पॉलिटिकल एलाइट्स हैं वेरियस एथनिक ग्रुप्स के, उनको गार्ड भी करना चाहिए। ठीक है, कि उनको अगर हमने सेल्फ गवर्नेंस का इशू तो दे दिया कि तुम अपनी सेल्फ गवर्नेंस कर लो, पर ये नहीं होना चाहिए कि वो उस सेल्फ गवर्नेंस का मिसयूज करें। तो क्रिटिक्स ये कहते हैं कि जो ये पॉलिटिकल एलाइट्स हैं एथनिक ग्रुप्स के, उनको गार्ड भी करके रखना चाहिए, उनके ऊपर नजर भी बना के रखनी चाहिए ताकि मिसयूज ना हो सके पॉलिटिकल पावर का। ऑन द अदर हैंड, political suppression of minorities by the state is not considered a viable long term solution। अब कुछ स्टेट्स क्या करती हैं कि जहां पर एथनिक ग्रुप सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, उनके कन्फ्लिक्ट इंटेंस होने लगते हैं, तो कुछ स्टेट्स क्या करती हैं, उनके जो इवेंट्स होते हैं उनको सप्रेस करना शुरू कर देती है। ठीक है, उनको दबाना शुरू कर देती है, या तो वो उनको जेलों में ठूस देते हैं, या उन्हें मार देते हैं, या उन्हें बंधक बनाकर रख देते हैं। इससे एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन तो नहीं निकल सकता, क्योंकि जो लोग जेल में हैं उनके साथी जो बाहर घूम रहे हैं वो कभी ना कभी रिवोल्ट जरूर करेंगे सरकार के खिलाफ। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। उसके बाद thus the effectiveness of power sharing as a conflict resolution tools में debated। अब जो पावर शेयरिंग है, अगर हम उनको एथनिक ग्रुप्स को दे देते हैं तो ये कन्फ्लिक्ट रेवोल्यूशन रेजोल्यूशन के लिए
बहुत ही डिबेटेड टॉपिक बन जाता है। कुछ कहते हैं कि ये सही है, उनके कल्चर को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनका कल्चर प्रिजर्व रहेगा। वहीं कुछ क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि इनका मिसयूज करके वो मेजॉरिटी को भी हैम्पर कर सकते हैं। तो ये बात होती है हमारी मैकेनिज्म्स ऑफ ऑपरेशनलाइजिंग प्लूरलिज्म। उसके बाद आता है चैलेंजेस इन ऑपरेशनलाइजिंग प्लूरलिज्म। अब इतनी सारी माइनॉरिटीज हैं, उनको ऑपरेशनलाइज करने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, तो हम इसमें देखते हैं। तो जो कैपेसिटी होती है किसी भी नेशन स्टेट की, वो ये होती है कि जो भी कम्युनिटी हमारे यहाँ रहती है, हम उनके कल्चर को, उनकी वे ऑफ लाइफ को, उन सभी को इक्वल ट्रीटमेंट दें। किसी के भी बायस ना बने, ठीक है, पार्शियल ना बने। पर ये सब लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड कभी नहीं हो सकता। कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो एक कम्युनिटी है, ठीक है, उसको ही कोई स्टेट जो है वो फेवर करती है, दूसरों को नेग्लेक्ट करती है, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो स्टेट में सब चलता रहता है। मोर ओवर, अगर हम एक कल्चरली हेट्रोजेनियस नेशन स्टेट की बात करें, जहां पर बहुत तरीके की एथनिक ग्रुप्स या बात करें तो अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, तो वहां पर डिफरेंसेस भी बहुत डीप होते हैं। ठीक है, भेदभाव बहुत ज्यादा किया जाता है। ठीक है, बायस्ड हो जाती है सरकारें भी। तो इससे क्या होता है कि इक्वल ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं मिल पाता। स्टेट जो है वो इनकैपेबल हो जाती है कि सबके लिए इक्वली टॉलरेंट हो, इक्वली सिंपैथेटिक हो सभी डिफरेंसेस के लिए। तो ये ऐसा यहाँ पर हो नहीं पाता। अलग अलग ग्रुप्स अलग अलग मांग करते हैं। अब स्टेट जिसकी सुनेगी वो तो सही हो जाएगा, और जिसकी नहीं सुनेगी वो उसको सरकार को परेशान करता रहेगा कि हमारी भी सुन लो, हमारी भी सुन लो। तो ये सब स्टेट में चलता रहता है। उसके बाद जो स्टेट है उसको अपनी माइनॉरिटी के कल्चर्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए। ठीक है, ताकि उनके जो बिलीफ्स हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, उनको अच्छे से वो रिप्रेजेंट कर सके, उनको एकोमोडेट कर सके, ताकि किसी भी माइनॉरिटी को ये ना लगे कि वो नेग्लेक्ट की जा रही है। इट कैन बी सेड दैट therefore that no nation state can guarantee complete equality। पर ये हम कह सकते हैं कि कोई भी नेशन स्टेट कंप्लीट इक्वालिटी को गारंटी नहीं कर सकती फॉर ऑल इट्स कल्चरल कम्युनिटीज। क्योंकि सीधी सी बात है कि जो नेशन स्टेट है उसके पास और भी सारे काम होते हैं। वो सिर्फ कल्चरल कम्युनिटीज की आवाज़ सुनने के लिए नहीं बैठी हुई है, उनको आगे भी अपने ऑपरेशंस करने रहते हैं। इसीलिए कल्चरल माइनॉरिटीज को कंप्लीट इक्वालिटी देना कोई भी गारंटी नहीं कर सकता। पर यह भी नहीं कि जो नेशन स्टेट है वो ऐसा करना अटेम्प्ट, जो नेशन स्टेट है वो ऐसा अटेम्प्ट ना करे इस आइडियल को फॉलो करने के लिए। उसके बाद जो ऑपरेशनलाइजिंग और इंस्टीट्यूशनलाइजिंग होती है प्लूरलिज्म की, उसके साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। तो एक स्कॉलर है पारेख, वो आर्ग्यू करते हैं कि जो ये लिबरल नॉन लिबरल नेशन स्टेट्स हैं, उन्हें किसी भी तरह की ऐसी कल्चरल प्रैक्टिसेस को टॉलरेट करने की जरूरत नहीं है जो कि वहां की फंडामेंटल वैल्यूज को हैम्पर करे। ठीक है, तो सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट देते हैं वो ये कहते हैं कि जो नेशन स्टेट्स हैं, लिबरल नेशन स्टेट्स, उन्हें किसी भी माइनॉरिटी की ऐसी प्रैक्टिसेस को टॉलरेट करने की जरूरत नहीं है जो कि वहां के लिबरल फंडामेंटल वैल्यूज को हैम्पर करें। जैसे कि जो लिबरल सोसाइटी है वो, वहां पर डिफरेंसेस पैदा हो जाएं। उसके बाद द एसेंशियल प्रैक्टिसेस ऑफ माइनॉरिटी शुड बी अलाउड टू कंटिन्यू। पर पारेख ये भी कहते हैं कि जो एसेंशियल प्रैक्टिसेस हैं जो उस स्पेसिफिक कम्युनिटी को करनी ही करनी है, वो उनको अलाउड किया जाए। ठीक है, दिस रिक्वायर्स अ कल्चरली सेंसिटिव एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट। अब इसके लिए हमें कल्चरली सेंसिटिव टेस्ट चाहिए। ठीक है, ताकि हम ये पता लगा सकें कि कौन कौन सी ऐसी माइनॉरिटीज हैं, कौन कौन सी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो कि एसेंशियल प्रैक्टिसेस को फॉलो करती हैं। उसके बाद जो पारेख हैं वो एक कंसेप्चुअलाइज्ड हिस्टोरिकली सेंसिटिव अप्रोच बताते हैं कि कैसे हम पब्लिक प्लेटफॉर्म्स बना सकते हैं डिफरेंट कम्युनिटीज के लिए, ताकि उनको रिप्रेजेंटेशन मिल सके। अब पारेख कुछ एग्जाम्पल से बताते हैं कि कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस भी होती हैं जो कि डिबेट का मुद्दा रहती हैं लिबरल नेशन स्टेट्स में, जैसे कि पॉलीगैमी, प्रैक्टिस ऑफ तलाक, अरेंज मैरिजेस, मैरिजेस बिटवीन प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स। तो इन सभी एग्जाम्पल से ये कहना चाहते हैं पारेख कि जो भी नेशन स्टेट अगर स्टेबल रहना चाहती है तो इन सभी प्रैक्टिसेस को
उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में जो पॉलीगैमी है वो एक एसेंशियल प्रैक्टिस है, वहां पर पॉलीगैमी होनी ही चाहिए। तो इसीलिए जो पारेख हैं वो कहते हैं कि जो एसेंशियल प्रैक्टिसेस का टेस्ट है वो हमें अलग अलग कम्युनिटीज में करना चाहिए, कि ताकि हमें पता चले कि कौन कौन सी ऐसी माइनॉरिटीज हैं जो कि इन एसेंशियल प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करती हैं, ताकि स्टेट आगे से अच्छे से उन्हें ऑपरेशनलाइज कर सके। उसके बाद आता है प्लूरलिज्म इन इंडिया। अब इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, इंडिया की सोसाइटी बहुत बड़ी है। तो साफ सीधी बात है कि जो इंडिया की सोसाइटी है उसमें डाइवर्स लोग होंगे, ठीक है, अलग अलग रीजन के लोग होंगे, अलग कल्चर के, अलग वे ऑफ लिविंग के लोग होंगे। तो इन सभी की स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, यूनिटी बना के रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वहीं जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं इंडिया के, वो भी प्रमोट करते हैं कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, मतलब अलग अलग तरीके के लोग जो अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, जिनका कल्चर अलग है, जिनका खान पान अलग है, वो सभी एक साथ एक ही कंट्री में रहकर अपना काम करते हैं अच्छे से। तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देते हैं। उसके बाद हम अगर एग्जाम्पल लेके चलें कि ये सब हुआ कैसे, तो सबसे मेन एग्जाम्पल आता है नेशनल मूवमेंट का, इंडियन नेशनल मूवमेंट का। जब सभी का एक कॉमन गोल था, कोई तब ये नहीं देख रहा था कि तुम्हारा रिलीजन क्या है, तुम्हारा कल्चर क्या है, ठीक है, तुम्हारी रेस क्या है, तुम्हारी लैंग्वेज क्या है। उस समय तक ये सब कुछ नहीं चलता था। उस समय क्या होता था कि सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर ये कॉमन गोल बनाते थे कि कॉलोनियल रूल को कैसे हम ओवरथ्रो करें, कैसे हम अंग्रेजों को यहाँ से भगाएं। तो सबका यही कॉमन रोल होता था। तो इससे भी हम यूनिटी डाइवर्सिटी को देख सकते हैं। अब इस नेशनल मूवमेंट की वजह से जो लोग थे वो एक साथ आने लगे, इससे भी जो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है वो बनती चली गई। और जो महात्मा गांधी हैं वो भी कहीं ना कहीं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को भी फॉलो करते थे। वो ये कहते थे कि जो डिफरेंट रिलीजन्स हैं उनके अलग अलग पाथ हैं, पर जो ट्रुथ है वो सबका एक है, ठीक है। जिसकी तलाश में ये रिलीजन्स बने हैं वो सब एक ही चीज को ढूंढ रहे हैं। तो महात्मा गांधी ये कहते थे, ठीक है। उसके बाद द लीडर्स मेड आर्ग्यूमेंट्स फॉर म्यूचुअल रिस्पेक्ट। अब जो आगे लीडर्स हैं वो कहते हैं कि सबके लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, डिफरेंसेस को टॉलरेट करना चाहिए, पीसफुली रहना चाहिए, फ्री एक्सचेंज होना चाहिए आइडियाज का डाइवर्स ग्रुप्स में। These values have been incorporated in the Constitution of India in the form of various fundamental rights. अब इन सभी वैल्यूज को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इनकॉर्पोरेट किया गया है इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ताकि जो यूनिटी है वो बनी रह सके, किसी को भी ये ना लगे कि इंडिया में उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है या उसकी सुनी नहीं जा रही है। तो ये खत्म होता है हमारा बीपीएससी 109 का यूनिट नंबर 10। थैंक यू।